मैंने कहा आपको बल्कि नींद की दवा देता हूं, दवा मेरे पास है, खाइएगा। नहीं, शीतकाल में यूं ही नींद आ जाती है, सिर्फ शाम में सूर्यास्त के समय। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, आपकी जीभ में कुछ हुआ है क्या? हैं? बातें क्यों अटक रही है? जरा अपना टॉर्च दीजिए तो। उनके साथ मैं भी उनके कमरे के अंदर गया। टॉर्च ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा था। उसे जलाकर मैंने उनके मुंह के सामने किया और उन्होंने मुंह बाकर जीभ बाहर निकाल दी। इसमें संदेह नहीं है कि जीभ में कुछ ना कुछ तो हुआ है। एक पतली सी लाल दाग जीभ के सिरे से लेकर बीच तक चली गई है। इसमें भी कोई दर्द नहीं है? नहीं। उन्हें किस बीमारी ने जकड़ लिया है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अब मेरी आंखें उनके पलंग की तरफ गई। बिस्तर के रंग ढंग से देखकर समझ गया कि अब तक वो पलंग पर लेटे नहीं है। मैंने बहुत रूखे स्वर में कहा, अब जब तक आप लेटेंगे नहीं, मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके बाद दरवाजा मत खटखटाइएगा। कल ट्रेन में सो नहीं पाऊंगा, इसीलिए आज रात को सो लेना चाहता हूं। मगर उन्होंने पलंग की तरफ जाने का कोई आग्रह नहीं दिखाया। लालटेन बाथरूम में रखी हुई है, इसलिए कमरे में रोशनी नहीं के बराबर है। बाहर पूनम का चांद मुस्कुरा रहा है। उत्तर दिशा की खिड़की से चांदनी आकर फर्श पर लेट रही है। उसी की रोशनी में धुरजटी बाबू दिखाई पड़ रहे हैं। वो स्लीपिंग ड्रेस पहनकर खड़े हैं और बीच बीच में होठों के बीच से सिसकारी जैसी आवाज निकाल रहे हैं। आते समय मैंने अपने बदन पर कंबल लपेट लिया था, मगर धुरजटी बाबू के बदन पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। कहीं धुरजटी बाबू सचमुच किसी बीमारी के चक्कर में फंस जाएं तो उन्हें छोड़कर मेरा यहां से जाना भी मुश्किल होगा। हर विदेश में अगर कोई आदमी मुसीबत में फंस जाए तो बंगाली होने के नाते उसे छोड़कर जाना मेरे लिए तो नामुमकिन है। मैंने जब एक बार उनसे सोने को कहा और मेरे कहने पर कोई नतीजा ना निकला तो सोचा कि हाथ पकड़कर जोर जबरदस्ती लिटा देने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं। अगर वो अबोध शिशु बनते हैं तो मुझे बड़े बुजुर्गों की भूमिका निभानी ही होगी। मगर उनका हाथ पकड़ते ही मुझ में एक ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि मैं 3 कदम पीछे हट गया। धुरजटी बाबू का बदन बर्फ की तरह ठंडा है। जीवित आदमी का शरीर इतना ठंडा हो सकता है, ये बात मेरी कल्पना के बाहर है। मेरी हालत देखकर धुरजटी बाबू के होठों के कोने से एक हंसी खेल गई। अब वे अपनी पीली आंखों से मेरी ओर घूरते हुए मुस्कुरा रहे हैं। मैंने रूंधी आवाज में कहा, आपको क्या हुआ है, बताइए। धुरजटी बाबू मेरी ओर से अपनी आंखें नहीं हटाते हैं। कुछ मिनटों से मेरी ओर अपलक ताक रहे हैं। मैं हैरत में आकर देखता हूं, उनकी पलकें एक बार भी नहीं पलकती हैं। इस बीच उनकी जीभ कई बार होठों के बीच से बाहर निकल चुकी है। उसके बाद उन्होंने फुसफुसाकर कहा, बाबा बुला रहे हैं, बालकिशन, बालकिशन, बाबा बुला रहे हैं। उसके बाद उनका घुटना मुड़ जाता है। पहले वे घुटनों के बल बैठते हैं, उसके बाद अपने शरीर को आगे की तरफ फैलाकर फर्श पर मुंह के बल पड़ जाते हैं और कोहनी के बल से चलते हुए पलंग के नीचे चले जाते हैं। मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा जिस्म पसीने से तरबतर हो गया है। मेरे हाथ पैर थर थर कांप रहे हैं। खड़े रहने में भी मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं। धुरजटी बाबू के बारे में जो दुश्चिंता थी वो दूर हो गई है और अभी मैं जो कुछ महसूस कर रहा हूं वो अविश्वास और आतंक से मिला जुला एक डरावना भाव है। मैं अपने कमरे में लौट आया। दरवाजे को बंद कर मैंने चिटकनी लगा दी और फिर सिर से पैर तक कंबल से ढक लिया।
इसी हालत में कुछ देर पड़े रहने के बाद मेरे बदन की कंपकपी कुछ कम हुई और मेरे दिमाग ने सोचना शुरू किया, मामला कहां जा चुका है और अपनी आंखों के सामने जो कुछ अभी देखा उससे किस सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है। इस पर मैंने एक बार सोचना शुरू किया। आज तीसरे पहर धुरजुरी बाबू ने इमली बाबा के पालतू नाग को पत्थर से मारा। उसके बाद ही इमली बाबा ने धुरजुरी बाबू की ओर उंगली तान कर कहा था, एक बालकिशन चला गया तो दूसरा बालकिशन आएगा। वो दूसरा बालकिशन कोई सांप होगा या आदमी, या फिर कोई सांप रूपी आदमी। धुरजुरी बाबू के सारे बदन में चकत्ते दाग किस चीज के हैं? जीभ का दाग क्या चीज का है? क्या वो दो भागों में बंट जाने की पूर्व की हालत है? उनका शरीर इतना ठंडा क्यों है? और वो पलंग पर सोने के बजाय पलंग के नीचे क्यों चले गए? अचानक बिजली के कड़कने की तरह एक बात याद आ गई, खगम। धुरजुरी बाबू ने खगम के बारे में पूछा था। नाम जाना पहचाना लग रहा था मगर समझ में नहीं आया था। मगर अब याद आया, बचपन में पढ़ी महाभारत की एक कहानी। खगम नाम के एक तपस्वी थे। उनके अभिशाप से उनके मित्र सहस्त्रपाद मुनि ढोरा सांप यानी वाटर स्नेक हो गए थे। खगम, सांप वाला स, चंद्रबिंदु आ पा सांप, और अभिशाप वाला शा, आ की मात्रा पा शाप, स शा। अब सब मिल रहा था, लेकिन वो ढोरा सांप हो गए थे। और धुरजुरी बाबू? कोई मेरे दरवाजे को फिर खटखटा रहा है। ऊपर की बजाय नीचे की तरफ खटखटा रहा है, चौखट के ठीक ऊपर। एक बार, दो बार, तीन बार। मैं बिस्तर से हटने का नाम नहीं लेता हूं। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, अब नहीं खोलूंगा। आवाज थम जाती है। मैं सांस रोके सतर्क पड़ा हूं। अब कानों में सिसकारी आती है। धीरे धीरे वह सिसकारी दरवाजे से दूर सरक रही है। अब मेरे दिल की धड़कन के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज की आवाज नहीं आ रही है। वो क्या है? ची ची जैसी आवाज, एक तीखी परंतु पतली चीख। चूहा है क्या? यहां चूहे हैं। पहली रात को अपने कमरे के अंदर देख चुका हूं। दूसरे दिन जब लक्ष्मण से कहा तो वो रसोई घर से चूहे दाने में एक जिंदा चूहा लाकर दिखा गया है। कहा था, चूहे हैं साहब, छछूंदर भी हैं। चीख आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है और सन्नाटा फिर से रेंगने लगता है। 10 मिनट बीत चुके हैं। घड़ी देखता हूं, 1:45 बज रहे हैं। पता नहीं नींद कहां लापता हो गई है। खिड़की से बाहर पेड़ पौधे दिख रहे हैं। चंद्रमा शायद बीच आकाश में है। दरवाजा खोलने की आवाज होती है। धुरजुरी बाबू बरामदे पर जाने के लिए बगल के कमरे का दरवाजा खोल रहे हैं। मेरे कमरे में जिस तरफ खिड़की है, बरामदे पर जाने का दरवाजा उसी तरफ है। धुरजुरी बाबू के कमरे में भी यही स्थिति है और बरामदे पर से उतरकर 20 हाथ जाने के बाद ही पेड़ पौधे मिलने लगते हैं। धुरजुरी बाबू बरामदे पर निकल आए। कहां जा रहे हैं वे? उनका क्या इरादा है? मैं अपलक खिड़की की ओर ताकता हूं। सिसकारी की आवाज आ रही है। आवाज बढ़ती जा रही है। अब आवाज मेरी खिड़की के बाहर से आ रही है।
सौभाग्य से खिड़की ढकी हुई है, वरना कोई चीज खिड़की के नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। थोड़ी दूर तक ऊपर आती है और फिर रुक जाती है। किसी का सिर है। लालटेन की धुंधली रोशनी में दो चमकती हुई पीली आंखें दिखाई पड़ रही हैं। वे आंखें एक टक मेरी ओर देख रही हैं। करीब मिनट भर इसी तरह रहने के बाद एक कुत्ते की आवाज सुनकर बाईं तरफ मुड़कर अचानक नीचे उतरकर कहीं लापता हो जाती है। कुत्ता भौंक रहा है। एक तीव्र जोरों की चीख सुनाई पड़ती है। इसके बाद एक साहब की नींद से बोझिल आवाज की फटकार सुनाई पड़ती है। एक कातर कराह के साथ कुत्ते की आवाज थम जाती है। उसके बाद कोई आवाज नहीं आती। मैं लगभग 10 मिनटों तक अपनी इंद्रियों को सतर्क रखकर लेटा हूं। कानों में बार बार आज की सुनी हुई कविता की पंक्तियां आ रही हैं। सांप की भाषा, सांप की सिसकारी, फिस फिस फिस, बालकिशन का विषम विष, फिस फिस फिस। धीरे धीरे भी कविता भी शून्य में खो रही है और मुझे नींद की ओर खींच कर ले जा रही है। साहबों की चिल्लाहट सुनकर मेरी नींद टूट गई। घड़ी देखने पर पता चला 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। जल्दी जल्दी बदन पर एक शॉल डालकर जब बाहर निकला तो गोरे लोगों से मुलाकात हुई। 2 अमरीकी युवक हैं, ब्रूस और माइकल। उन लोगों का पालतू कुत्ता कल रात मर गया। अपने कमरे में ही कुत्ते को रखकर सोए थे, मगर कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उन लोगों का ख्याल है कि सांप या बिच्छू ने उसे काटा है। माइकल की धारणा है कि बिच्छू होगा, क्योंकि जाड़े के दिन सांप बाहर नहीं निकलते, ये सब जानते हैं। कुत्ते के पीछे समय नष्ट ना कर मैं बरामदे की दूसरी तरफ धुरजरी बाबू के कमरे के सामने आ पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ है, मगर कमरे में कोई नहीं है। लक्ष्मण हर रोज सुबह 5:30 बजे जगकर चूल्हा जलाता है और चाय के लिए पानी गर्म करता है। उससे पूछने पर पता चला कि धुरजरी बाबू पर उसकी नजर नहीं पड़ी है। मन में नाना प्रकार की आशंकाएं जग रही हैं। चाहे जैसे भी हो, उन्हें खोज कर निकालना ही पड़ेगा। पैदल चलकर वह कितनी दूर जा सकते हैं? मगर जंगल में चारों तरफ खोज पड़ताल करने पर भी उनका कोई पता नहीं चला। साढ़े 10 बजे जीप आई। मैंने ड्राइवर से कहा, पोस्ट ऑफिस जाकर मुझे टेलीग्राम करना है। जब तक धुरजरी बाबू से संबंधित रहस्य का समाधान नहीं हो जाता, भरतपुर नहीं छोड़ूंगा। मजले भैया को टेलीग्राम करने के बाद मैंने ट्रेन की टिकट एक दिन आगे के लिए बढ़वा ली और रेस्ट हाउस लौट आया। वहां आने पर पता चला कि धुरजरी बाबू के बारे में कोई खबर नहीं मिली। दोनों अमरीकी इसी बीच कुत्ते को दफनाकर बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से रवाना हो चुके हैं। दोपहर भर में रेस्ट हाउस के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा। मेरे कहे अनुसार जीप फिर तीसरे पहर आई। मेरे दिमाग में एक ख्याल दौड़ रहा है। मन कह रहा था कि उसका नतीजा निकल सकता है। मैंने ड्राइवर से कहा, इमली बाबा के पास चलो। कल जिस वक्त पहुंचा था, आज भी लगभग उसी वक्त बाबा की कुटिया में पहुंचा। बाबा कल की तरह ही धुनी रमाए बैठे हैं। आज यहां 2 और शिष्य हैं, एक अधेड़ उम्र और दूसरा युवक। मुझ पर नजर पड़ते ही बाबा ने गर्दन तिरछी कर नमस्कार किया। कल की उस भस्मकारी दृष्टि से आज की दृष्टि में कोई साम्य नहीं है। समय नष्ट ना कर मैंने बाबा से सीधा सवाल किया कि कल मेरे साथ जो सज्जन आए थे, उनके बारे में वो कुछ बता सकते हैं या नहीं। बाबा के चेहरे पर प्रसन्नता उभर आई। बोले, बता सकता हूं। तुम्हारे दोस्त ने मेरी आशा पूरी कर दी है। वो मेरे बालकिशन को वापस ले आया है।
इतनी देर के बाद बाबा के दाहिने रखे हुए पत्थर की एक कटोरी पर मेरी नजर पड़ी। उसमें जो सफेद रंग का तरल पदार्थ रखा है वो दूध के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। मगर मैं सांप और दूध की कटोरी देखने के लिए इतनी दूर नहीं आया हूं। मैं धुर्जटी प्रसाद बसु की खोज में आया हूं। वो हवा से मिल तो नहीं गए। उनके अस्तित्व का अगर कोई चिन्ह भी दिख जाता तो मैं बहुत कुछ निश्चिंत हो पाता। ये पहले भी देख चुका हूं कि इमली बाबा आदमी की मन की बात पढ़ लेते हैं। गांजे की चिलम की एक लंबी कश लेकर उन्होंने चिलम अपने एक शिष्य को दिया और बोले, अपने मित्र को तुम पहले के जैसे वापस नहीं पा सकोगे। हाँ, वो अपना स्मृति चिन्ह रख गया है। वो स्मृति चिन्ह तुम्हें बालकिशन के डेरे से 50 कदम दाहिनी ओर मिलेगा। सावधानी से जाना, रास्ते में बहुत कांटेदार पौधे हैं। बाबा के कहे अनुसार मैं बालकिशन के गड्ढे के पास गया। उसमें सांप है या नहीं यह जानने का अब मुझ में तनिक भी कौतूहल नहीं था। आसमान में डूबते हुए सूर्य की ओर देखते हुए हिसाब लगाकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता गया। घास, पत्थर और कांटों के बीच से होकर गिनकर 50 कदम जब आगे बढ़ा तो अर्जुन के एक पेड़ के तने के पास जिस चीज पर नजर पड़ी उस किस्म की चीज कुछ मिनट पहले इमली बाबा की कुटिया में रस्सी पर टंगी हुई देख आया हूं। वो एक केंचुल है। पूरे केंचुल पर चितकबरे दाग हैं। ये क्या सांप का केंचुल है? नहीं, ऐसा नहीं है। सांप का शरीर क्या इतना चौड़ा होता है? और सांप के दोनों ओर से 2 हाथ और निचले हिस्से से 2 पैर बाहर निकलते हैं। दरअसल ये आदमी का केंचुल है। वो आदमी अब आदमी की शक्ल में नहीं रहा। अभी वो उस गड्ढे में कुंडली मार कर लेटा है। वो अब नाग के रूप में है और उसके दांतों में जहर है। लो, अब उसकी सिसकारी सुनाई पड़ रही है। सूर्य डूबने लगा है। इमली बाबा पुकार रहे हैं, बालकिशन, बालकिशन, बालकिशन। मिर्ची संडे सस्पेंस में आज की कहानी थी खौगोम, जिसे लिखा है फेमस ऑथर एंड फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे ने। कहानी को नरेट किया है विशाल ने। धुर्जटी बाबू, इमली बाबा, लक्ष्मण और दीनदयाल की भूमिका में सुनाई दिए मीर। कहानी का साउंड डिजाइन किया है रिचर्ड ने और कहानी डायरेक्ट की है टीम मिर्ची ने।